गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग का सेशन चल रहा था हमारा। आज कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन होगी स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम गिवन होगी, ठीक है, और फिर हमें आगे उनके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। उस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मतलब जैसे अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं, ये इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम गिवन है और हमें उसका सॉल्यूशन बताना है, कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन बेसिकली सॉल्यूशन होता है गिवन प्रॉब्लम का। कोर्स ऑफ एक्शन गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमें उस गिवन प्रॉब्लम का ऑल्टरनेट नहीं बताना, हमें उस गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बताना है, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझें। डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ने की कोशिश ना करें, पहले गिवन प्रॉब्लम को अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच क्या है जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर या पॉलिटी को लेकर या इकोनॉमी को लेकर। तो बेसिकली इसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी में, वो सारी चीजें भी काम आती हैं, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ भी है, ईच क्वेश्चन बिलो स्टेटमेंट गिवन फॉलोड बाय टू कोर्स ऑफ एक्शन मार्क्ड 1 and 2। कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, एक स्टेप है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उस जो भी प्रॉब्लम है उसके इंप्रूवमेंट के लिए, या फॉलोअप या फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू द प्रॉब्लम। मतलब फॉलोअप या फर्दर एक्शन है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एंड पॉलिसी एटसेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द स्टेटमेंट यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो भी स्टेटमेंट में दिया है उसको ट्रू मान के चलना है, चाहे तुम्हें लगता हो कि नहीं सोसाइटी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से मान के चलना है सोसाइटी में ऐसा है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो फिर हमें फिर उसी के हिसाब से लॉजिकली फॉलो करते हुए आंसर बताना है। अगर फर्स्ट फॉलो करेगा फर्स्ट आंसर, सेकंड फॉलो करेगा सेकंड ऑप्शन, कोई फॉलो नहीं करेगा तो थर्ड, बोथ फॉलो करेंगे तो फोर्थ आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको एनालिसिस करना है स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है वो समझना है। अब हम देखते हैं कि इवन आफ्टर ट्रेमेंडस सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट के बावजूद भी, पहले चलो सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट क्या है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट मतलब जीडीपी ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो वो हमारा, या लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है। और सोशियो एडवांसमेंट का मतलब है सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, या ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में वो नहीं है। वो जो पुरानी सोच है डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब लोगों की सोच बदल रही है, ठीक है। तो इवन आफ्टर ट्रेमेंडस सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट मतलब लोगों की सोच भी बदल रही है और लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, ठीक है। तो रोल ऑफ विमेन बिहाइंड द ग्लॉस इन बिजनेस सूट हैज नॉट इम्प्रूव्ड। यहाँ पर ग्लॉस इन बिजनेस सूट का मतलब है उन विमेन की बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, ठीक है, या जो बड़े बड़े ऑफिसेज में हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में। तो वो बोल रहे हैं कि विमेन का रोल अभी भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है जो बड़ी बड़ी पोजीशन में विमेन है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है, ये भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पढ़ेंगे, बस समझेंगे प्रॉब्लम। वो कहने का मतलब ये है कि अब लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, पैसा भी आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है, सोच भी बदल रही है, लेकिन अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। यहाँ पर ये एक मैसेज प्रॉब्लम नजर आ रही है। विमेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम अभी भी नहीं दिए जा रहे। मतलब ये मान के चलने की तो विमेन है, ये नहीं कर पाएगी, मेन को बोलते हैं, या ये तो चीफ मिनिस्टर तो मैन ही बनेगा, विमेन कहाँ कर पाएगी, ये प्राइम मिनिस्टर तो मैन, विमेन कहाँ कर पाएगी। मतलब ऐसी सोच इस दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से विमेन को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं दिए जा रहे जबकि वो केपेबल हैं। तो एक ये मैसेज यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का दिख रहा है प्रॉब्लम में। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, मेल के माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला क्या है, माइंडसेट ऑफ मेल बॉसेस शुड बी चेंज्ड टू मेक देम रियलाइज दैट विमेन आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द जॉब्स डन बाय मेन हू आर इन द सेम पोजीशन। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही दिख रहा है।
तो मेल बॉसेस का माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं, विमेन भी कर सकती है। क्यों किसी मतलब अगर प्रोजेक्ट का हेड बना रहे हो तो मेल ही को बना रहे हो, फीमेल को नहीं बना रहे हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो मेल बॉसेस का माइंडसेट चेंज करना है कि विमेन भी कैपेबल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला तो होगा कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड वाला है स्पेशल काउंसलिंग शुड बी डन टू विमेन टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर मेल का माइंडसेट है, विमेन डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं स्टूडेंट्स। प्राइस राइज इज क्रिपलिंग मैनी इंडियन हाउस होल्ड्स। इसका मतलब है कि प्राइस राइज जो है कई घरों का बजट खराब कर रही है, ठीक है, हिसाब पूरा गड़बड़ हो रहा है। प्राइस राइज, महंगाई, इन्फ्लेशन। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन होना ही चाहिए, वो जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, ठीक है। गवर्नमेंट गुड्स शुड बी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू मिटिगेट मतलब टू लेसन, कम करना, ठीक है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी की जो नॉलेज है वो थोड़ा खराब है और आपकी ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, सोसाइटी में न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ते हो, तो आपको लगेगा कि यार इससे क्या मतलब, ये तो गलत है। फर्स्ट वाला आंसर होगा, लेकिन इसमें सेकंड वाला भी करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट क्यों है? क्योंकि जब भी प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन क्यों आता है? बेसिकली इन्फ्लेशन आता है गुड्स एंड सर्विसेज में बैलेंस होता है। अब अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो कम होंगी, ठीक है, और लिक्विडिटी, कैश का फ्लो ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। मतलब सप्लाई कम होगी और खरीदार ज्यादा होंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, प्याज मार्केट में कम होगा और खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो प्याज 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो चला जाएगा। तो प्याज सिंपल है, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, प्याज 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो क्यों गया? क्योंकि प्याज का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा और खरीदने वाले ज्यादा हैं प्याज, तो इस वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। तो इन्फ्लेशन तो ओवरऑल जैसे हमने देखा है कि 676 आर्टिकल, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, उसमें सारी चीज़ों के रेट होते हैं, आलू के, टमाटर के, प्याज के, सरसों का तेल हो गया, दूध, दही, हर चीज़ के रेट होते हैं। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो सरकार ऐसे टाइम पे क्या करती है, इन्फ्लेशन में जिन चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वो किस वजह से बढ़े, जैसे हमने बोला प्याज 80 रुपए किलो चला गया, तो किस वजह से गया? क्योंकि प्याज की सप्लाई मार्केट में कम रही होगी, ठीक है, इस वजह से इतने ज्यादा रेट 80 रुपए किलो प्याज चला गया। तो सरकार ऐसे टाइम पे जिन चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि उनकी सप्लाई कम है, तो ऐसी चीजों को बाहर से मंगाती है। जैसे प्याज बाहर से खरीद के लाएगी सरकार, ठीक है, तो सप्लाई, उससे क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस कंट्रोल हो जाता है। तो प्राइस कंट्रोल करने के लिए बाहर से चीजें मंगाई जाती है जिन चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, क्योंकि उनकी सप्लाई कम रही होगी। तो ये सेकंड वाला इसलिए भी ठीक होगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार इंपोर्ट भी करती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एज अ सेकुलर डेमोक्रेसी, देखो सेकुलर का मतलब है सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ठीक है, या ईसाई, कोई भी हो, तो हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना। एक पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से सारी चीजें ना अप्लाई हों। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ इलेक्शन होते हैं। तो हम सेकुलर कंट्री भी हैं जहां पर हमारी कंट्री का ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और डेमोक्रेसी भी है, यहाँ पर इलेक्शंस भी होते हैं। जैसे चाइना है, वो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते, वहाँ पर कम्युनिस्ट रूल है, सिंगल पार्टी रूल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एज अ सेकुलर डेमोक्रेसी वी कैन नॉट अलाउ स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ टू डिफाइन अवर शेयर्ड वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि हम, क्योंकि सेकुलर डेमोक्रेसी है, मतलब सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट है, इलेक्शंस भी होते हैं, तो हम स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ को अपने शेयर वर्ल्ड में लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पार्टी, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी हिंदू मानसिकता को थोपने की कोशिश करे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या कोई इस्लामिक उसको थोपने की कोशिश करे सभी के ऊपर, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री है, सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर, जैसे बीजेपी के ऊपर कई बार एलिगेशंस लगते हैं कि भाई ये हिंदू राष्ट्र की वो कर रहे हैं, तो मतलब
हिंदू वाली चीजें सबके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर लगाती है, कुछ इस्लामिक चीजें भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से चलते रहते हैं एलिगेशंस। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कॉमन गाइडलाइंस which do not interfere with any religious belief should be laid and which should be followed by everyone। ये करेक्ट है बिल्कुल। हमें कॉमन गाइडलाइंस बनानी है और सब फॉलो करें, कोई भी किसी के रिलीजन में इंटरफेयर ना करें, सब रिस्पेक्ट दें। तो ऑल द रिलीजियस बिलीफ शुड बी इग्नोर्ड इन डेमोक्रेसी, ये गलत है। इग्नोर नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा सेकंड। इग्नोर नहीं कर सकते, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस पार्टी विद इन इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग टू बैलेंस नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? रीजनल इंटरेस्ट मतलब अगर हम कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की पॉलिटिक्स को लेके काम करें, मान लिया महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेके काम करें, तो क्या पता वो सेंटर के इलेक्शन ना जीत पाए, नेशनल पॉलिटिक्स में उभर के ना आ पाए। या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सेंटर के लेवल पे, नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स करती है तो स्टेट के इलेक्शंस हार जाए, क्या पता। तो जैसे अगर हम बोले ममता बनर्जी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है, वो स्टेट के इशू उठाते रहेंगे तो स्टेट के तो क्या पता इलेक्शन जीत जाए रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल के इलेक्शन ना जीत पाए। जैसे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट इलेक्शंस में राफेल का मुद्दा उठाती हैं तो वो नेशनल इशू है, और स्टेट के इलेक्शन में रीजनल लेवल पे अगर इशू उठाएंगे तो कई बार इलेक्शन नहीं जीत पाते। तो इंपॉर्टेंट होता है कई बार कि रीजनल लेवल के इलेक्शन है तो रीजनल इश्यूज भी उठाने चाहिए, नेशनल लेवल के इलेक्शन है या नेशनल लेवल के इश्यूज उठाने चाहिए। तो कई बार रीजनल लेवल से जरूरी नहीं कि नेशनल के इलेक्शन जीत पाए, या नेशनल इशू से जरूरी नहीं कि रीजनल इलेक्शन जीत पाए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है, मतलब नेशनल इशू उठाती है तो रीजनल इंटरेस्ट डिसबैलेंस हो रहा है, और रीजनल इंटरेस्ट उठाती है तो नेशनल इश्यूज डिसबैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल कर रही है बेसिकली। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पार्टी शुड रेक्टिफाई मतलब उसे ठीक कर देना। डिफरेंसेस बिटवीन रीजनल एंड नेशनल इंटरेस्ट, तो ये करेक्ट है। सेकंड, पार्टी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन रीजनल इंटरेस्ट ओनली, या ओनली की वजह से ये बता रहा है कि नहीं केवल रीजनल इंटरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो, विच इन टर्न विल टेक केयर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसा थोड़ी होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी केवल महाराष्ट्र के बारे में सोचे नेशनल लेवल का इलेक्शन जीत जाए तो ऐसा नहीं होगा, पूरे देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से स्ट्रगल कर रही है, दोनों में बैलेंस बनाना है अगर दोनों इलेक्शन जीतने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लॉड पॉलिसीज। फ्लॉ मतलब कमियां, एंड शॉर्टेज ऑफ स्पाई मास्टर मतलब जासूस। लीव द स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज टूथलेस। टूथलेस मतलब किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई पॉलिसी नहीं है, कमियां ही कमियां हैं, और जासूस भी नहीं है, स्पाई मास्टर है ही नहीं, तो वो किसी काम की नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इंटेलिजेंस एजेंसी शुड फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, ऑल्टरनेटिव नहीं देखना है, हमें दी हुई प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन देखना है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं। सेकेंड, पॉलिसी शुड बी रीडिफाइंड एंड एम्पल स्पाई मास्टर शुड बी अपॉइंटेड। तो यहां पर वही सब लिखा हुआ था, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, पॉलिसीज को ठीक करना है क्योंकि फ्लॉड पॉलिसीज थी, शॉर्टेज भी थी, तो उसका सोल्यूशन दिया हुआ है यहां पर, तो इसलिए सेकंड आंसर है। 6, violence that followed the murder of 4 Dalits reflected the lack of assessment skills on the part of police। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, पहले तो ये समझते हैं क्या 4 दलित के मर्डर के बाद वायलेंस होता है? तो हो सकता है, क्योंकि दलित कम्युनिटी को ये लगेगा क्योंकि हम दलित हैं इसलिए हमारे ऊपर अटैक हुआ, तो दलित कम्युनिटी इकट्ठा हो सकती है और वायलेंस भी फैल सकता है एरिया में। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस को सेंसिटिव होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पुलिस को समझना होता है कि दलित का मर्डर हुआ है तो ऐसा ना हो कि कास्ट क्लैशेस हो जाएं, या अगर किसी पर्टिकुलर चार हिंदू लड़कों का अगर मर्डर हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है रिलीजन क्लैशेस हो जाएं, राइट्स हो जाएं, दंगे भी हो सकते हैं, या मुस्लिम्स का मर्डर हो जाए तो दंगे भी हो सकते हैं। तो पुलिस की असेसमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए कि राइट्स हो सकते हैं, कास्ट क्लैशेस हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये पुलिस की असेसमेंट स्किल्स क्या है, उसके लिए पुलिस की ट्रेनिंग भी होती है, आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो सिपाही लोग होते हैं या जो दूसरे अदर ऑफिसर्स होते हैं कई बार उनकी इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाती इंडिया में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर खैर हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर वायलेंस जो हुआ 4 दलित के मर्डर के बाद, उससे ये पता चला कि पुलिस मामले को समझ ही नहीं पाई। तो प्रॉब्लम क्या है, पुलिस की असेसमेंट स्किल, मतलब उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए एक तरीके से। सोल्यूशन तो यही होगा, है ना। तो कोर्स ऑफ एक्शन, पुलिस शुड टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट टू असेस द सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर पुलिस जब तक हेल्प लेगी एक्सपर्ट्स की तब तक क्या पता देर हो जाए, क्योंकि कई बार डिसीजन तुरंत लेने होते हैं। तो पुलिस को खुद से समझ में आना चाहिए मामला कितना सीरियस है। ठीक है, तो फर्स्ट से सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर पुलिस की असेसमेंट स्किल्स की प्रॉब्लम है। तो पुलिस शुड बी प्रोवाइडेड इनहैंस्ड ट्रेनिंग सो दैट दे कैन इंप्रूव द असेसमेंट स्किल्स। ये करेक्ट है, यहाँ पर पुलिस के असेसमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। अच्छा, फिफ्थ का भी सेकंड है और इसका तो फर्स्ट है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडिया लैक्स इफेक्टिव लॉज टू प्रिवेंट इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइव्स। तो पहले तो ये समझना है कि इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइव्स क्या होता है। इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइव्स का मतलब ये है कि जब कुछ मान लिया कि कोई भी इंडिविजुअल किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर ले, ऑडियो रिकॉर्ड कर ले, उसको सामने वाले को पता ही नहीं है और पब्लिक कर दे, तो उसे इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइफ बोला जा सकता है। या कई बार जैसे न्यूज़पेपर वाले या टीवी वाले कि कोई सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, उनकी प्राइवेट लाइफ्स के बारे में, घर में उनका झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का तलाक होने वाला है, तो वो कई बार प्राइवेट लाइफ डिस्कस करते हैं टीवी में। जैसे कई बार एक बार ऐसा भी हुआ था कि विराट कोहली 0 पे आउट हुआ था, उस समय विराट कोहली की मैरिज नहीं हुई थी, तो न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि अनुष्का देखी विराट 0 पर आउट। तो बेसिकली न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, कि अनुष्का देखी विराट, मतलब वो एक तरीके से ब्लेम कर रहे हैं इनडायरेक्टली अनुष्का को। तो ये सब इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइफ्स है। या किसी पॉलिटिशियन के पास गए हम और उनसे क्वेश्चंस पूछे, कैमरा लगा के छुपा के स्टिंग ऑपरेशन किया और बाद में फिर पब्लिक कर दिया, तो ये इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइफ्स होता है। सामने वाले को पता ही नहीं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा तो ये है कि इसी का ट्रू फेस सामने आ जाता है। ठीक है, हमें पता चल जाता है। कई बार कोई डबल फेस्ड लोग होते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ इसकी असलियत ये है। नुकसान ये हो सकता है कि कोई फोकट में बदनाम भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाले को बताए बिना उसका वीडियो रिकॉर्ड करें, उसे पता ही नहीं कि मेरा तो वीडियो रिकॉर्ड करें, तो वो फोकट में बदनाम भी हो सकता है। तो फायदे नुकसान दोनों हैं और इंडिया में ऐसे इंट्रूजन इनटू प्राइवेट लाइफ के लिए कोई ऐसा इफेक्टिव लॉ नहीं है। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ऑल इंट्रूडर्स शुड बी प्रोसिक्यूटेड। गलत है, क्योंकि फायदे नुकसान दोनों हैं। यहाँ पर तो बस ये बोला हुआ इफेक्टिव लॉ नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि लॉ होना ही चाहिए, ठीक है, और सबके लिए बैन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। इफेक्टिव लॉ, असरकारी कानून। स्ट्रिंजेंट लॉ शुड बी मेड इम्प्लीमेंट। कई लोगों को लगेगा ये करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्ट्रिंजेंट। अगर इसके बदले वर्ड यूज होता है इफेक्टिव तो ये करेक्ट होता। ठीक है, यहाँ पर इफेक्टिव लॉ नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट, अगर यहाँ पर या तो स्ट्रिंजेंट होता तब ये करेक्ट होता। तो स्ट्रिंजेंट लॉ की कमी है इंडिया में, ये इफेक्टिव लॉ की कमी है, स्ट्रिंजेंट लॉ की कमी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, 7th का। 8, ग्रोइंग नंबर ऑफ एंग्री अर्बन चिल्ड्रन हु आर केपेबल ऑफ वायलेंस इज कॉज फॉर कंसर्न। तो हमारे पास ये दिया हुआ है एंग्री अर्बन चिल्ड्रन, मतलब सिटी में, यहाँ पर बात हो रही है केवल सिटी में, मतलब रूरल एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूरल एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, सिटी में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और वायलेंस इज अ कॉज फॉर कंसर्न। तो बेसिकली यहाँ पर ये बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, पेरेंट्स शुड क्लोजली ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन, टेक रेमेडियल एक्शन। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्योंकि ओवरऑल बात हो रही है। यहाँ पर बात करें कि सिटी में ये प्रॉब्लम है, रूरल एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, तो ओवरऑल बात है। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी ओवरऑल मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे भी केवल अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके कभी भी सोल्यूशन मिलता नहीं है,
क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम तो अपने बच्चों को मोबाइल भी दिला रहे हैं, बाइक भी दिला दी, तब भी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो केवल अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम समझ नहीं आती है, सोल्यूशन भी नहीं मिलता। बेसिकली मास स्टडी करनी होती है कि भाई हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने तो अपने बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दी, वो अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। तो अलग अलग फैमिलीज को देखकर मास स्टडी करके ही सोल्यूशन मिलता है। तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं, यहाँ पर तो एक इंडिविजुअल उसके लिए बोला है। तो क्लोजली ऑब्जर्व करके रेमेडियल एक्शन कभी मिलता नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू नो द रूट कॉज एंड एडवाइस अकॉर्डिंगली। तो साइकोलॉजिस्ट मास स्टडी करेंगे ना, अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों, उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस करेंगे। तो हमारा आंसर होगा सेकेंड एड का। 9 फॉल्टी पेरेंटिंग, आइदर टू लीनियंट और टू ऑथोरिटेरियन। इसका मतलब है फॉल्टी मतलब गलत तरीके से बिहेव करना बच्चों के साथ, या तो बहुत प्यार से हो जाना या ऑर्डर दे देना, उस वजह से बच्चे दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। दोनों में बैलेंस बनाना होता है, थोड़ा बहुत लीनियंट भी होना होता है, थोड़ा ऑथोरिटेटिव भी होना होता है, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एक्ट फ्रीली विदाउट एनी पेरेंटिंग, ये गलत है, ठीक है। चिल्ड्रंस को फ्रीली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। पेरेंटिंग तो जरूरी है, पेरेंट्स को बहुत एक्सपीरियंस, इतने साल का बच्चों को आइडिया नहीं होता ज्यादा, ठीक है। पेरेंट्स शुड ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमें पेरेंट्स को लीनियंट भी होता है, होना होता है और ऑथोरिटेरियन भी होना होता है, तभी बच्चे सही तरीके से रहते हैं। क्योंकि ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट हम कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो अर्न करना पड़ता है, ठीक है। हम किसी को बोले अपने बच्चों पे ट्रस्ट करो, पेरेंट्स तो क्या पता हमें ये बोले कि भाई उसकी तो हिस्ट्री खराब है तो हम कहाँ से ट्रस्ट करें। क्या पता कुछ बच्चों की हिस्ट्री अच्छी हो तो पेरेंट्स ट्रस्ट कर लें। वो डिपेंड करता है कि बच्चे ने ट्रस्ट अर्न करा है कि नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोल के सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो ये गया हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर होगा इसका थर्ड।